चारों तरफ गुप्त अंधेरा था। रह रहकर बिजली कड़क रही थी और तेज हवाएं चल रही थी। चांद को बादलों ने ढक रखा था, जिसे चांद से आती रोशनी ना बराबर जमीन को छू रही थी। उन पांचों के पास छोटी सी फ्लैशलाइट थी जो उन्होंने अपने कॉलर से अटैच की हुई थी। उससे थोड़ा उजाला हो रहा था, जिससे वो आगे बढ़ते जा रहे थे। सबसे आगे थे राजीव, पीछे आर्यन, फिर प्रिया, फिर स्मिति और सबसे आखिर में वेदा। ऐसा इसलिए ताकि अगर पीछे से कोई खतरा आए तो वो उसे सेंस कर ले। चारों तरफ से अजीब अजीब आवाजें आ रही थी। पेड़ अपनी बाहें फैलाए ऐसे खड़ा था जैसे बस उन सबके आने का इंतजार कर रहा हो। थोड़ी आगे जाने के बाद उन्हें एक बड़ा सा पेड़ दिखाई देता है जिस पर WWH-28 लिखा हुआ था। यह एक तरह से उनके लिए चेक पॉइंट होने वाला था। 28 से शुरू होकर उन्हें 4 तक जाना था। वहां पर कैंप लगाना था और 0 पर जाकर संजय की दिनचर्या पर नजर रखनी थी और फिर पहले उस बीस्ट को हराने के लिए एक अच्छा खासा प्लान बनाना था और उसके बाद ही वो आगे बढ़ सकते थे। खैर, वो सब आगे बढ़ते जा रहे थे कि तभी वेदा को लगता कि कोई है जो उनका पीछा कर रहा है। उन्होंने सबको रुकने को कहा। वो सब सतर्क हो गए। वेदा धीमे से आगे आते हैं और कहते हैं, स्काउट टीम का कहना था कि यहाँ इस जंगल में काफी भूत प्रेत भी है। खैर, वो रात में तो कभी आए नहीं थे, पर दिन में आते थे और यहाँ की रीडिंग्स बताती थी कि यहाँ पर नेगेटिव एनर्जी है, तो यहाँ पर हमें संभल कर रहना होगा। और मुझे लग रहा है कि कोई है जो हमारा पीछा कर रहा है, तो हम सबको सतर्क रहना होगा और सबको साथ में रहना है। कोई अलग नहीं होगा, एक दूसरे से साथ में चलो। जिस पर आर्यन को कुछ याद आता है। आर्यन 2 बैग अपने साथ लेकर चल रहा था। एक में उसका सामान था जो जंगल में सरवाइव करने में उसकी मदद करता, और दूसरे बैग में उसके वेपन्स वगैरह थे। वो दूसरे बैग को जमीन पर रखता है और उसमें से वो ग्लासेस निकालता है, जिससे वो देख पाएगा कि आसपास कौन सी नेगेटिव एनर्जी है और कहाँ पर है। ग्लासेस लगा जैसे ही उसने यहाँ वहाँ देखा तो आसपास ढेर सारी रेड कलर की शेडो लाइन देखकर उसके होश उड़ गए। वो रेड कलर की शेडो लाइन ये दर्शा रही थी कि यहाँ पर नेगेटिव एनर्जी है। आधी पेड़ के पीछे छुपी हुई थी और कुछ पेड़ पर चढ़ी हुई थी और सब अजीब तरह से हिल रहे थे। सर, यहाँ पर तो बहुत सारी एंटिटीज हैं। कुछ पेड़ के पीछे छुपी हुई हैं, कुछ पेड़ पर चढ़ी हुई हैं और सबकी सब छुपी हुई हैं। और जिस रास्ते से हम जाएंगे उस पूरे रास्ते पर वो एंटिटी भरी पड़ी है। हम इनसे कैसे लड़ पाएंगे? वेदा आर्यन से वो ग्लासेस मांगते हैं और देखते हैं सच में वहां बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी थी। वेदा उन आत्माओं को देख तो सकते हैं, पर पेड़ के पीछे अगर कोई छुपा हो तो उसे कैसे देख पाएंगे? बस सेंस कर पाएंगे कि यहाँ आसपास कोई नेगेटिव एनर्जी है। पर आर्यन के ग्लासेस उन्हें पूरे अच्छे से दिखा रहे थे कि कौन सी एंटिटी कहाँ पर छुपी हुई है। राजीव को इन सब बातों पर भरोसा हो नहीं रहा था। उसने भी वो ग्लासेस लिए और जैसे ही देखा एकदम से ग्लासेस उतार दिए और कहा, वेदा, ये तो बहुत ही ज्यादा है और हम इससे कैसे लड़ेंगे? हमें यहाँ से भागना होगा। और एक और बात, अगर हमारे सामने आएंगे तो हमें कैसे देखेंगे? आप और आर्यन तो देख लोगे, पर मैं, स्मिति और प्रिया कैसे देखेंगे नहीं? जिस पर वेदा बोले, नहीं, प्रिया भी इन सबको देख सकती है और आप भी देख पाओगे। अभी हम उनके एरिया में हैं, घुस बैठिए हैं हम। खैर, एक काम कर सकते हैं, सब धीरे धीरे चलते रहो और एक स्ट्रेट लाइन की जगह एक स्क्वायर बनाकर चलो, जिसमें सबसे आगे मैं रहूँगा। पिछली तरफ राजीव जी आप रहिएगा। दाईं साइड आर्यन ग्लासेस लगाकर उनकी हरकतों पर नजर रखेगा। और प्रिया, तुम्हारे पास भी शक्ति है तो तुम बाईं साइड में रहोगे और स्मिति बीच में रहेगी। हम सीधा जाएंगे, आराम से चलो सीधा। यही राउंड बना वो सब आगे जाते रहते, पर साथ ही साथ वो सब एंटिटीज भी चलती रहती है। सर, वो सब तेजी से हमारी तरफ आ रही हैं और अब तो
आवाजें आना भी शुरू हो गई हैं। आर्यन अभी इतना बोलकर हटा ही था कि वेदा को सामने से आती एक आत्मा दिखाई देती है। वो आत्मा किसी औरत की थी और उसने लोहे की ढाल पहनी हुई थी। वो बहुत ही आक्रामक और गुस्से में लग रही थी। वेद अपना चक्र जागृत करने ही वाले होते कि तभी चारों तरफ से और भी आत्माएं भागकर आने लग जाती हैं। और ये सब आत्माएं औरत की थी और उन सब ने ही लोहे की ढाल पहनी हुई थी, जैसे पुराने जमाने में सैनिक पहन कर रखते थे। वेदा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये सब यहाँ पर करने क्या है, और ऊपर से वो सब पैनिक हो चुके थे और डर भी गए थे। सभी आत्माओं को अच्छे से देख पा रहे थे। वो आत्माएं गुस्से में लग रही थी। प्रिया सामने आती है। वो अपनी शक्तियों को जागृत करती है, झांकती है अपने अंदर और आवाहन करती है उस शक्ति की, शक्ति जो उसे चुड़ैलों की रानी से मिली थी। वो शक्तियां बाहर आती हैं। प्रिया के बाल और भी ज्यादा बड़े हो जाते हैं और घुंघराले, और साथ ही साथ उसकी आंखें पूरी लाल हो जाती, नाखून बड़े हो जाते हैं काले रंग के, और गर्दन के ठीक पीछे एक निशान आ जाता है जैसे कोई टैटू हो। यह वही निशान था जो चुड़ैलों की रानी के पीछे था। प्रिया की आवाज बहुत ही भारी हो चुकी थी। वो जोर से चिल्लाती है। वो सारी आत्माएं वहीं पर रुक गई और डर सी गई। प्रिया आगे आती है। वो आत्माएं पीछे जाती रहती है जैसे वो सब प्रिया से डर रही हो। ऐसे प्रिया आगे आती जा रही थी कि तभी वेदा ने उसे रुकने को कहा। वेदा को एक बहुत ही पावरफुल नेगेटिव एनर्जी सेंस हो रही थी, और आर्यन को भी क्लासेस से दिख रहा था कि कोई तो है जो धीमे धीमे उनकी तरफ आ रहा है। उसकी शैडो सबसे ज्यादा लाल थी और वो बड़ी थी। वो उन सभी आत्माओं में से सबसे अलग और डरावनी लग रही थी। थोड़ी देर बाद वेदा ने देखा एक औरत की आत्मा जो कद में इन सबसे बड़ी थी। बाल उसकी जमीन को छू रहे थे। उसने लाल रंग के लोहे की ढाल पहनी हुई थी। उसका चेहरा तो साफ साफ दिख नहीं रहा था, पर वो काफी धीमे धीमे पैर रखते हुए उनके पास आ रही थी। उसके कदमों की आवाज सबको साफ साफ सुनाई दे रही थी। वेदा सतर्क हुए और इससे पहले कि वो कुछ कर पाते, पलक झपकते वो सीधा उनके सामने आ जाती है और जोर से चिल्लाती है। सब बहुत डर जाते हैं, पर प्रिया उसकी आंखों में आंखें डालकर देखती है, जैसे आंखों ही आंखों में उससे कुछ कह रही हो। प्रिया उसे अपनी भारी आवाज में पूछती है, कौन हो तुम और क्या चाहती हो तुम हमसे? जिस पर वो आत्मा अपनी गर्दन टेढ़ी मेढ़ी करती है, प्रिया की बात को समझती है और गुर्राते हुए कहती है, मैं रात की रानी हूं और ये हमारी जगह है। हम यहाँ की पहरेदारी करते हैं। मैं इन सबकी सेनापति हूँ। हमारा काम है इस जंगल को बचाना। रात के समय इस जंगल में किसी का भी आना निषेध है। तुम सबकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की? यह रास्ता तुम्हारे लिए नहीं है। तुम्हारा रास्ता अगर तुम्हें इस गांव तक जाना है तो बना हुआ है ना, वो घेरित है, वहां पर हम नहीं जा सकते। वहां से तुम जाओगे। अभी भी समय है, चले जाओ। यह सब वेदा और प्रिया को तो समझ आ रहा था, पर राजीव, आर्यन और स्मृति को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उन्हें बस उसके मुंह खोलते ही हवा के सरसराहट की आवाज आ रही थी। हम वहां से नहीं जा सकते। तुम हमें यहीं से जाने दो, वरना हमारा सामना करो, प्रिया ने कहा, जिस पर वो हंसी और बोली, तुम हमारा सामना नहीं कर सकती। हम गिनती में बहुत है और तुम बस 5, जिसमें से बस 2 के पास ही ताकत है, जितना मैं देख पा रही हूं। प्रिया भी हंसने लगी जोर जोर से और बोली, तुम इनकी सेनापति हो, इनसे ज्यादा ताकतवर होगी, पर तब भी तुम इनके पीछे रहकर लड़ोगी? शर्म आनी चाहिए। मैं तुम्हें चुनौती देती हूं, तुम मुझे हराओ और हम चुपचाप यहां से चले जाएंगे। पर अगर मैंने तुम्हें हरा दिया तो तुम हमें यहां से जाने दोगी, पर युद्ध बस तुम्हारे और मेरे बीच में होगा। यह सुनकर वो आत्मा गुस्सा हो जाती है और प्रिया को अच्छे से देखती है और कहती है, ठीक है, तुम्हें हराने के बाद हम तुम सबको मार देंगे और खून पिएंगे तुम्हारा। सोच लो, अभी भी मौका है।
चले जाओ या मारे जाओ। वेदा आगे आते हैं और कहते हैं, प्रिया लड़ेगी और जीतेगी भी। और एक और बात, अगर हम जीतेंगे तो तुम हमें जाने दोगे और बताओगी तुम किसके लिए काम करती हो और तुम यहाँ पर किस चीज़ की रक्षा कर रही हो। जिस पर वो मान जाती है और अब बस जंगल का वो आगे वाला भाग बन जाता है एक रण क्षेत्र जहाँ लड़ाई होने जा रही थी प्रिया और उन आत्माओं के सेनापति के बीच में जो उस जंगल की रक्षा करती हैं रात के समय। Eight. प्रिया, क्या तुम सच में उससे लड़ पाओगी? आर्यन प्रिया के पास आते हुए बोला, जिस पर प्रिया कहती है, तुम्हें क्या लगता है मैं वो सब बातें बस डायलॉग मारने के लिए बोल रही थी? मैं उससे लड़ूंगी भी और जीतूंगी भी। ये सुनकर आर्यन चिंतित हो गया और बोला, देखो प्रिया, मुझे नहीं पता बट तुम उससे कैसे लड़ पाओगी? कमन यार, तुम्हारे पास इतनी ताकत नहीं है। भले तुम्हारे अंदर उस चुड़ैलों की रानी की शक्ति है बट तुमने ना कभी प्रैक्टिस किया है ना कभी कोई ऐसे लड़ाई की है। ऐसे डायरेक्ट चैलेंज कर देना स्टूपिड आइडिया। मत लड़ो तुम। ये सब बातें सुनते हुए राजीव बीच में ही आते हैं और कहते हैं, आर्यन वो लड़ सकती है और जीत जाएगी तो इसकी आंखों में अच्छे से देख पता चल रहा है ना कि इसके अंदर कितनी शक्ति है। मुझे लगता है जीत जाएगी। जिस पर आर्यन ने उनकी बात को काटा और कहा, आप शांत रहिए, आंख देखिए, ये देखिए, मुझे कुछ नहीं दिखना और मैं नहीं जानता। प्रिया, जब तक तुम मुझसे लड़ती हो ठीक हो, कोई बात नहीं, पर ऐसे तुम नहीं लड़ पाओगी। सर कुछ समझाइए ना इसे। इनसे हम लड़ते हैं ना, हम सब मिलकर इनको मार देंगे। हमारे पास वेपन्स हैं और मैं मदद करूंगा ना प्रिया। जिस पर वेदा हैरान होते हुए बोले, मुझे नहीं पता था कि तुम प्रिया की इतनी चिंता करते हो। खैर मेरी बात समझो, प्रिया उसे हरा पाएगी, उसके पास इतनी शक्तियां हैं। तुम बस बैठो और इंतजार करो। आर्यन ना चाहते हुए वहां गिरे एक पेड़ की टहनी पर बैठ जाता है और बाकी सब भी। चारों तरफ तो पेड़ थे, कोई मैदान नहीं था। इन्हीं पेड़ों के बीच में इसी अंधेरे में उन्हें लड़ना था। वो रात रानी या कहें वन रानी उस जंगल की नस नस से वाकिफ थी और वहीं पर प्रिया जो पहली बार जंगल में लड़ने जा रही थी, और वो भी इतनी पावरफुल एंटिटी से। क्या होगा सोचकर सब घबराए हुए थे कि तभी वो वन रानी जोर से चिल्लाई और प्रिया की ओर बढ़ी। प्रिया भी मैदान में कूद गई और वन रानी की ओर बढ़ी। वो प्रिया से कद में बड़ी थी, देखने में डरावनी थी। वहीं प्रिया जो थी तो इंसान, बस उसके अंदर ताकत थी चुड़ैलों की रानी की। वो भी पूर्ण रूप से आई नहीं थी। उसने वार किया उस वन रानी पर। वो 2 कदम पीछे हुई, पर जब उस वन रानी ने प्रिया पर वार किया तो प्रिया दूर जाकर पेड़ से टकराई और जमीन पर गिरी। आर्यन एकदम से खड़ा हो गया, जिस पर वेदा उसे बैठने का इशारा करते। प्रिया मुट्ठी मरोड़ खड़ी हुई। उसे गुस्सा आ रहा था। वो वन रानी की ओर बढ़ती कि पलक झपकते ही वन रानी प्रिया के सामने आ गई। उसने वार किया, जिसे प्रिया ने झुककर डॉज किया और खड़े होकर तुरंत अपने लंबे नाखूनों से उसके चेहरे पर वार किया। प्रिया के पंजों के निशान वन रानी के चेहरे पर पड़े। उसे गुस्सा आ गया। उसने प्रिया को उठाया और दूर फेंका, पर हवा में खुद को संभाल प्रिया सीधी होकर जमीन पर कूदी और तेजी से वहां पर जो पेड़ थे उनके सहारे ले लेकर चकमा देते हुए उस वन रानी के पीछे जाकर खड़ी हो गई। वहां बैठी स्मृति प्रिया के लिए और भी ज्यादा चिंतित हो रही थी और हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि सब सही हो, प्रिया जीत जाए। प्रिया ने उस वन रानी को पीछे से पकड़ा हुआ था, पर वन रानी अपने हाथ को पूरा पीछे ले जाकर प्रिया को पकड़ती है और सामने लाती है और गले को दबाने लग जाती है। प्रिया का दम घुटने लगा। सब परेशान हो गए और एक उम्मीद सी टूटी कि तभी प्रिया ने अपनी लातों से उस वनरानी के गले को दबोचा और जमीन पर पटक दिया।
फिर उसकी पीठ पर चढ़कर अपने दांतों को उसके गले में दबाया, जैसे कोई ड्रैकुला हो वो। तुरंत उसने मौका देख उसके हाथों को पकड़ा और पीछे की ओर करके दबा दिया अच्छे से। अब वो वन रानी हिल नहीं पा रही थी अच्छे से। मौका देख वेदा आगे आते हैं और अपना हाथ आसमान की ओर करते हैं। तेज बिजली कड़कती है और एक तलवार उनके हाथों में आ जाती है। सफेद रंग की तलवार जो शुरू से ही उनके साथ थी। वो उस तलवार को उस वन रानी की तरफ करते हैं और कहते हैं, हार मंजूर करो या मैं इस लड़ाई को खत्म कर दूं। जिस पर वो वन रानी बोलती है, नहीं नहीं, मैं हार मानती हूं, हार मानती हूं, जा सकते हो आप सब यहां से, हमारी तरफ से आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। वेदा तलवार को उसके माथे के पास लाते हैं, और अब ये भी बताओ कि तुम यहां पर क्यों हो, और तुमसे वैसे सैनिक की तरह क्यों दिखते हो, किस चीज की रक्षा कर रहे हो तुम? वो मान गई। प्रिया उठी। लड़ाई जीतते ही वो बिल्कुल नॉर्मल हो गई पहले जैसी, और उसकी आंखें भी सही हो गई। आर्यन भागकर प्रिया के पास आता है और उससे पूछता है, तुम ठीक तो ना प्रिया, तुम्हें कहीं लगी तो नहीं? जिस पर प्रिया कहती है, ठीक हूं मैं, तेरी इतना जूझू नहीं हूं। ये सुनकर आर्यन को गुस्सा आ गया। वो बोला, अबे चाचा, जूझू किसको बोल रही है? चुड़ैल की रानी की ताकत थी तेरे पास, वरना तेरा वो भाजी बना देती और पाव के साथ खा भी लेती। जिस पर प्रिया मुंह बनाते हुए कहती है, हाँ वो पाव तेरे होते, समझ रहे ना, कौन से पाव? वो हंसने लगी। जिस पर वेदा को गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा, तुम दोनों अपनी चूहे बिल्ली की लड़ाई बंद करोगे? यहां पर ऑलरेडी इतनी टेंशन है, और आर्यन तुम अभी तो प्रिया के लिए इतने चिंतित हो रहे थे, अब क्या हो गया तुम्हें? तुम दोनों शांत हो जाओ, लड़ना है बाद में लड़ना, अभी के लिए शांति रखो और सुनने दो। हाँ बताओ तुम। प्रिया और आर्यन नजरें फेरे एक दूसरे से वेदा के पास जाते, जिनके सामने वो वन रानी बैठी हुई थी। वो बताना शुरू करती है, मैं वन रानी हूं, रात रानी, वन रानी, कुछ भी कहो, पर जो हमें पदवी मिली थी वो वन रानी की मिली थी, और ये मुझे मेरे राजा ने दी थी, जिनका यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा महल था। बहुत सालों पहले उन्होंने यहाँ पर अपना खजाना छुपाया था, जिसकी रक्षा के लिए उन्होंने हम जैसी औरतों को लड़ना सिखाया और कहा कि हम यहाँ की रक्षा करें, और यहाँ पर हमें तैनात कर दिया। पर अंग्रेज आए, उन्होंने महल को तबाह कर दिया, राजा को मार दिया, और फिर यहाँ पर लूटने आए उस खजाने को। हमारी उनसे लड़ाई हुई, पर उनके पास अच्छे हथियार थे, हम हार गए, पर वो खजाना नहीं ढूंढ पाए, और अभी भी खजाना कोई ढूंढ नहीं सकता, क्योंकि वो राजा ने ऐसे छुपाया कि वो बस रात को ही दिखाई देता है, दिन में नहीं। और जब अंग्रेज आए थे तो वो दिन में लड़ने आए थे, तो उन्हें मिला नहीं, पर रात में वो दिख जाता है दूर से, और वो श्रापित पेड़ के नीचे है। वो पेड़ दूर से ही चमकता है, पर हाँ वो श्रापित होता है, और हम नहीं चाहते कि कोई वहां पर जाए उस खजाने को ले, क्योंकि वो हमारे राजा का है और हमारा कर्तव्य था। हम मरे थे उसको बचाते हुए, और हमेशा उसको बचाते रहेंगे। जिस पर वेदा कहते हैं, ठीक है, पर हम उस खजाने के लिए नहीं आए हैं, हमें यहां से जाने दो, ना हम तुम्हें कुछ कहेंगे ना तुम हमें। जिस पर सर झुका वो हामी भरती है। उस वन रानी की कहानी सुन वेदा काफी देर सोचते, तो उन्हें याद आता है कि हाँ, रास्ते में उन्हें एक खंडर सा महल दिखा था, शायद वो उसी राजा का था जिसके खजाने की रक्षा करती थी। खैर वो सब वहां से आगे बढ़ने लग जाते। उन्हें एक पेड़ दूर से दिखाई दिया जो थोड़ा चमक रहा था, और शायद इसी पेड़ के नीचे वो खजाना था। पर वो खजाने के लिए नहीं आए थे, बल्कि संजय के लिए आए थे। वो आगे बढ़ते रहते जहां नए चैलेंजेस उनका इंतजार कर रहे थे।